Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study about biodiversity. As we know that in biodiversity we study the variety of life, but actually my content is the status of biodiversity. So what does it mean? It's mean that what is the current scenario or what is the present status of biodiversity on the earth today. Actually, the present status means that how many species do really exist on the earth. ज़मीन पर कितनी स्पीशीज़ हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं, उसकी स्टडी हम करेंगे स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में. It is very difficult to know about the exact number of the species that are present on the earth today. इसकी स्टडी करने के लिए हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वो प्रॉब्लम ये होती है कि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होते बिकॉज वी आर अनेबल टू काउंट एवरी सिंगल स्पीशीज़. ये एक नॉन सी हकीकत है कि हम हर ऑर्गेनिज्म की हर एक स्पीशीज़ को काउंट नहीं कर सकते. हाउ टू एस्टिमेट. सेकेंड स्टेप क्या होता है? पहले हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना होता है कि हम एग्जैक्ट नंबर काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटी होती हैं. देयर आर टू पॉसिबिलिटी टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ द स्पीशीज़. द फर्स्ट वन इज़ द प्रिडिक्शन एंड द सेकंड वन इज़ द हाइपोथेटिकली और द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस. हम कुछ इस तरह की प्रिडिक्शन करते हैं जो कि एग्जैक्ट नंबर के करीब तरीन हों ताकि हम इसको स्टडी कर सकें. According to IUCN, there are over 1.5 million species have been documented. एक इदारा है जो कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी हिफाजत करता है. उस इदारे के मुताबिक उसने एक वैल्यूज़ डॉक्यूमेंटेड किए हैं और डॉक्यूमेंटेड का यहाँ पर मतलब होगा कि जो डाटा मेंशन्ड हो चुका है किसी बुक में, किसी रिसाले में या किसी भी उनकी रिसर्च में जो मेंशन डाटा हो चुका है वो डॉक्यूमेंटेड कहलाएगा. उसके मुताबिक 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैव बीन स्टडीड. हम 1.5 मिलियन स्पीशीज़ को स्टडी कर चुके हैं जो कि तकरीबन 15 लाख स्पीशीज़ होती हैं. According to IUCN, there are over 1.5 million species have been documented. IUCN is abbreviated for International Union for the Conservation of Nature. ये एक ऐसा इदारा है जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसकी हिफाजत के लिए है. एंड लास्ट फार्मिंग इंस्टीट्यूट, हम इसको लास्ट फार्मिंग इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं कि हमें उसकी हिफाजत के लिए जो कानून हमें देता है, जो कानून बनाकर हमें प्रोवाइड करता है, वो ये इदारा है IUCN. Most of the study that have been carried out in the temperate region, this region is towards the pole. There are also large number of biodiversity present in the tropical rainforest. दो तरह की रीजन डिस्कस हो रही हैं. द फर्स्ट वन इज़ द टेम्परेट रीजन एंड द सेकंड वन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. लेकिन जो अब तक जितनी भी स्टडी हुई है उसका जो ज़्यादा पोर्शन है वो टेम्परेट रीजन में अब तक स्टडी हुआ है बिकॉज टेम्परेट रीजन इज़ टूवर्ड्स द पोल और एक बर्फीला इलाका होता है और यहाँ पर जो स्टडी करना वो आसान होता है बनिस्बत ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के. Tropical rainforest, this region have major hubs. No doubt that there is a large number of biodiversity, but it's tough to study there. दो तरह के रीजन डिस्क्राइब किए गए हैं. एक था टेम्परेट रीजन और दूसरा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. दो टेम्परेट रीजन होता है यहाँ पर हमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टडी करना आसान होता है, जबकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है यहाँ पे क्योंकि वाइल्ड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइल्ड वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, घना जंगल होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लोर करना डेंजरस होता है. और इस वजह से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़तरात होने की वजह से अभी तक स्टडी ज़्यादा नहीं हो सकी. इसमें अभी हमें बहुत पीछे हम ये यहाँ इस वाले रीजन को स्टडी करने में. टेम्परेट रीजन में हमने बहुत ज़्यादा स्टडी अभी तक कर ली है, जबकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे टेम्परेट रीजन के मुकाबले में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन वहाँ के जो कुछ हालात इस तरह के हैं कि वहाँ पर हम अभी तक अच्छे तरीके से ज़्यादा बड़े पैमाने पर स्टडी नहीं कर सके. मोस्ट ऑफ द स्टडी have been carried out in the temperate region. Tropical rainforest, the major biodiversity hub are here to be studied. दोनों रीजन यहाँ पर दिखाए गए हैं. Some
exorbitant numbers like existence of the 20 to 50 million varieties have been made. एक अंदाजे के मुताबिक exorbitant मीन एक बेअंदाज़ा नंबर्स हैं, मतलब कि उसके मुताबिक तकरीबन 20 to 50 million varieties have been made. अब तक तकरीबन 20 से 50 मिलियन जो वैराइटीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की वो हम स्टडी कर चुके हैं. बट एन एकोलॉजिस्ट हुज नेम वाज रॉबर्ट मे हैज़ गिवन द कन्विंसिंग एस्टिमेट ऑफ अबाउट 7 मिलियन स्पीशीज़ अराउंड द ग्लोब. एक इकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट मे. उन्होंने एक हमें एस्टिमेट दिया था तकरीबन 7 मिलियन स्पीशीज़ का, जो कि तकरीबन 70 लाख स्पीशीज़ होती हैं कि पूरी ग्लोब में अब तक जो हम स्टडी कर चुके हैं. दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी. अब जो उनकी जो एस्टिमेशन था उसको स्टडी करने के लिए और अपनी आसानी के लिए हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, और हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को स्टडी इजीली कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ. फर्स्ट में हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे जिसमें सब आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगे, प्रोटिस्ट आ जाएंगे, मतलब सब आ जाएंगे. द सेकेंड वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स ऑन द अर्थ. इसमें हम सिर्फ एनिमल्स को स्टडी करेंगे. एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स ऑन द अर्थ. हम अपनी बायोडाइवर्सिटी की स्टडी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे, एनिमल्स की करेंगे और प्लांट्स की करेंगे. इससे हम एस्टिमेट कर सकेंगे कि हमने अब तक ओवरऑल कितनी बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर ली है. जी, द फर्स्ट वन इज दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. एवरी नॉन स्पीशीज विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज स्टडीड इन दिस कैटेगरी विच इंक्लूड्स एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया. ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में हम इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे और इनको डिफरेंट परसेंटेज भी देंगे, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि किस स्पीशीज़ की, किस ऑर्गेनिजम्स की कितनी फ़ीसद हमने स्पीशीज़ हैं वो अभी तक स्टडी कर ली हैं. All these species have different percentage according to their numbers of species. From this category, a large portion is covered by only animals. हम जो ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी स्टडी हमने अब तक कर ली है, फॉर एग्जांपल हमने एनिमल्स को 100% स्टडी कर लिया है. उस 100% में से जो 70% स्टडी है वो सिर्फ एनिमल्स की है. यानी कि ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में सबसे ज़्यादा जो अब तक हम डिस्कवर कर चुके हैं वो एनिमल्स को कर चुके हैं. इधर परसेंटेज दी गई है कि एनिमल्स को अब तक हमने 70% स्टडी कर लिया है, प्लांट्स 22%, फंजाई 5% एंड प्रोटिस्ट 2.5% एंड यूबैक्टीरिया 0.5% अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं. अगर हम एक चार्ट बनाएं इस तरह से जैसा ये बनाया गया है, तो हम इजीली इसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि देखें जो सबसे ज़्यादा कलर है इसमें ब्लू कलर दिया गया है, और ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू कलर एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. आगे उससे एनिमल तकरीबन 70% हैं, उससे ज़्यादा फिर प्लांट्स हैं, फिर फंजाई हैं, फिर प्रोटिस्ट हैं और यूबैक्टीरिया. इस तरह से एक चार्ट बनाकर हम इसकी परसेंटेज को डिवाइड कर कर ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी ईजीली कर सकते हैं. The next one was the distribution of animals. To know about the distribution of animals on the earth, firstly we have to know about the classification of animals. Animals की स्टडी को, एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए. एग्जैक्टली एनिमल्स डिवाइडेड किस तरह से हैं, एनिमल्स किन कैटेगरी में, किन टाइप्स में डिवाइड हैं, फिर हम उसको स्टडी करेंगे फर्दर. Animals are classified into 2 categories as we know, vertebrates and invertebrates. 2 मेन कैटेगरी में एनिमल को डिवाइड कर कर इसकी मज़ीद स्टडी की गई है. जी, यहाँ पर दोनों कैटेगरी दिखाई गई है. वर्टिब्रेट मीन विद बैकबोन एंड वी नो दैट वी आर वर्टिब्रेट्स बिकॉज वी हैव वर्टिब्रल कॉलम. सो इन वर्टिब्रेट्स वी इंक्लूड्स मैमल्स, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एम्फीबियंस. एंड द सेकंड वन इज द इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स एज वी नो दैट विदाउट बैकबोन एंड इन विच पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एनिलिड्स, एकानोडर्म्स, मोलस्कस एट्सेट्रा, ये सब इनवर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे और वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे. अब हम ये देखेंगे कि कितने परसेंट हमने इनवर्टिब्रेट्स को स्टडी कर लिया है और कितने परसेंट हमने वर्टिब्रेट्स को स्टडी कर लिया है. फ्रॉम दीज 2 कैटेगरी, इनवर्टिब्रेट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ द स्पीशीज. अब जो इनवर्टिब्रेट्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है,
जैसे हमने पहले चार्ट बनाया था ऑर्गेनिजम्स के लिए, अगर हम इसी तरह से एनिमल्स के लिए भी एक चार्ट ड्रा करेंगे तो जो उसके अंदर मेजर पोर्शन होगा हमारी स्टडी का वो इन्वर्टिब्रेट्स ने कवर किया होगा। फ्रॉम 13 lakh स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स, ओनली इन्वर्टिब्रेट्स कंटेन 12,25,880 species, which is approximately 12 lakh species। 13 लाख में से 12 लाख स्पीशीज सिर्फ इन्वर्टिब्रेट्स की स्टडीज हुई हैं अभी तक। एंड द वर्टिब्रेट्स कंटेन ओनली 58,498 स्पीशीज। तो मेजर पोर्शन अभी तक जो एनिमल्स की स्टडी में हमने किया है वो इन्वर्टिब्रेट्स का किया है, और इन्वर्टिब्रेट्स में जो मेन पोर्शन जो कवर किया हुआ है, सबसे ज़्यादा जो अब तक स्टडी हुई है वो इंसेक्ट्स की हुई है। यहाँ पर इस तरह से हमने एक चार्ट ड्रा किया है, और इस चार्ट की मदद से आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कलर है पर्पल कलर है, और पर्पल कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसेक्ट्स को कर रहा है। एक तरफ तो वर्टिब्रेट्स हैं ही, वर्टिब्रेट्स की स्टडी पहले ही बहुत कम पैमाने पर की गई है, और जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो तकरीबन 13 लाख की स्पीशीज़ में से 12 लाख स्पीशीज़ सिर्फ हमने इन्वर्टिब्रेट्स की स्टडी की है, और उस इन्वर्टिब्रेट्स में तकरीबन 70% इंसेक्ट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा जो स्टडी की गई है अब तक वो इंसेक्ट्स की गई है, और इन कलर्स की मदद से ये शो भी किया गया है यहाँ पर। फ्रॉम द एनिमल कैटेगरी, इंसेक्ट्स आर मोर species rich. It is about 70% of the total animal species, and we can say that total invertebrate species, the 70% is insect. There is 7 insect species from any 10 animal species. हम जितनी भी कोई 10 स्पीशीज़ को अगर हम एनिमल्स की किसी भी 10 स्पीशीज़ को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें से 7 जो स्पीशीज़ होंगी वो इंसेक्ट्स की होंगी। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम जानवरों की 100% भी स्टडी कर लेंगे तो उसमें से जो 70% स्टडी अभी तक हो चुकी है वो इंसेक्ट्स की होगी। जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन स्पीशीज़ ऑफ द एनिमल्स यहाँ पर दी गई है। एनिमल्स की है, वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फिर इंसेक्ट्स हैं। जी, insects are the most species rich, constituting 70% of total animal species. From every 10 animals, as I said that every 10 animals have the 7 insects. Distribution of the plants. The last one was the distribution of the plants. Plants contain about 2.8 lakh species. This is also subdivided into different types. अब प्लांट्स को भी आसानी से स्टडी करने के लिए हमने इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है टाइप्स में, जिसमें जो मेन है एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, फिर फर्न्स, मॉसेस, फर्न्स, ये सब आ जाएंगी। एंड द एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स आर द मोस्ट डोमिनेटिंग प्लांट ग्रुप। जिस तरह से इन्वर्टिब्रेट की स्टडी में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पार्ट था वो इंसेक्ट का था, इसी तरह से प्लांट की स्टडी में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पार्ट है वो एंजियोस्पर्म का है। From all the plant species, 89% species in only angiosperms, which is also called the dicots. And the least specific plant group is the gymnosperm, which is also known as the monocots. And अगर हमने किसी भी प्लांट की, हमने पूरे प्लांट्स की 100% स्टडी कर लिया तो उसमें से 89% सिर्फ हमने एंजियोस्पर्म को स्टडी किया है अभी तक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन स्पीशीज ऑफ द प्लांट की दिखाई गई हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन दोनों को दिखाया गया, और इसमें से बताया गया है कि एंजियोस्पर्म को हमने बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में स्टडी कर लिया है। इन द प्लांट्स ग्रुप द एंजियोस्पर्म आर द हाईली स्पीशीज रिच। जिस तरह से इंसेक्ट स्पीशीज, जिस तरह से ऑर्गेनिजम्स में से एनिमल रिच स्पीशीज़ थे और एनिमल्स में से इंसेक्ट रिच स्पीशीज़ थे, इसी तरह से प्लांट्स में से एंजियोस्पर्म रिच स्पीशीज़ में शामिल होगा। There are 17 countries which is the under the list of mega diversity countries. It includes, अच्छा मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। व्हाट इज़ मीन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, ये हम अभी आगे जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में कितने मुल्क शामिल हैं? पहले अब तक जो डेटा मेंशन किया गया था वो था 12 कंट्री का, बट रिसेंटली it is 17 country included in the mega diversity country, in which Australia, Brazil, China, Colombia, India, South Africa, United States, Mexico, Indonesia, etc. ये सब मेगा डाइवर्सिटी में काउंट होते हैं। What is the mean by the mega diversity country? A mega diversity country must have at least 5,000 species of endemic plants and must border marine ecosystem. कोई भी मेगा डाइवर्सिटी कंट्री
उस वक़्त तक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कहलाएगा जब तक उसमें एटलीस्ट 5000 स्पीशीज़ एंडेमिक नहीं होंगी। एंडेमिक मीन्स कि वो जो स्पीशीज़ हैं वो सिर्फ़ वहीं की होंगी, उसी इलाके में पाई जाती होंगी। वो कहलाती हैं, जो स्पीशीज़ सिर्फ़ उसी इलाके में पाई जाएँ उन्हें कहेंगे हम एंडेमिक स्पीशीज़। जैसे कि अब एक हम प्लांट स्पीशीज़ है कैंगारूस, जो कि सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। उसे हम इंडिया, पाकिस्तान या हम और कहीं इलाके में उसे हम नहीं देख सकेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कैंगारूस आर एंडेमिक टू द ऑस्ट्रेलिया या कैंगारूस आर लोकलाइज्ड टू ओनली ऑस्ट्रेलिया। वो स्पीशीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी इलाके के लिए लोकलाइज्ड है, उस इलाके में पाई जाती हैं और कहीं पे नहीं पाई जाएँगी। अगर उस तरह की 5000 प्लांट की स्पीशीज़ उस मुल्क में पाई जाएँगी तो वो मेगा डाइवर्सिटी में इंक्लूड होगा। और सेकंड वन मेन इंपॉर्टेंट बात उसकी क्या होगी, मस्ट बॉर्डर मेरीन इकोसिस्टम, उस चारों तरफ वो मेरीन इकोसिस्टम से घिरा हुआ होना चाहिए। इफ़ वी कंसीडर रॉबर्ट मे एस्टीमेट, जैसे कि हमने पढ़ा था, रॉबर्ट मे ने कहा था कि तकरीबन 70 लाख स्पीशीज़ अभी तक स्टडी हो गई है। तो अगर हम उनके आइडिया को, उनके एस्टिमेशन को स्टडी करते हुए देखें तो ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी वी हैव रिकॉर्डेड ओनली 22% ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। अगर हम उनके एस्टिमेशन को भी देखें तो अभी तक हम सिर्फ 22% ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकें, 22% बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर चुके हैं अभी तक। The major concern. What is concern behind this situation? The major concern is the possibility of the loss of these varieties before we identify them. This is because of some human activities like reclamation, deforestation and pollution. ऐसा क्यों है कि अभी तक हम इतने कम पैमाने पर स्टडी कर सकें, सिर्फ 22% स्टडी कर सकें बायोडाइवर्सिटी को। इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम तब तक स्टडी करते हैं वो ख़त्म हो चुकी होती है, एंडेंजर्ड हो चुकी होती हैं, लॉस हो चुका होता है उन स्पीशीज़ का। और उसकी जो मेन रीज़न है वो हमारी इंसानों की एक्टिविटीज़ हैं। और उसकी जो मेन हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं वो रिक्लेमेशन है। रिक्लेमेशन मीन अर्बनाइजेशन है। हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल माहौल को, जो नेचुरल हमारा इन्वायरमेंट है उसको ख़त्म कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं और सोसाइटीज़ बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। और फॉरेस्ट को, हम अपने दरख्तों को, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। सेकंड वन डिफॉरेस्टेशन, हम दरख्तों की कटाई कर रहे हैं। पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा हमारी ट्रैफिक से, हमारी फैक्ट्री के धुओं से, हमारे अपने कारनामों की वजह से इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है। और यही वजह है कि अभी तक सिर्फ 22% जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम स्टडी कर सकें। जी, एक रिक्लेमेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन, all these are the human activities which are destroying the biodiversity. So we have to overcome on our these activities so we can study on wide range the biodiversity. Thank you so much.